नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे विपक्षी एकता की जो चर्चा चल रही है। कल प्रशांत किशोर जो चुनाव रणनीति के महारथी माने जाते हैं, विशेषज्ञ माने जाते हैं, हालांकि उन्होंने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया है, कुछ दूसरा काम करेंगे। ये समझा जा रहा है कि शायद वो राजनीति में आएंगे। हो सकता है उनको पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में भी भेज दिया जाए। वो कल मिले शरद पवार से, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिले। शरद पवार जिनके मन में महाराष्ट्र सरकार को लेकर भी आजकल कई तरह की शंकाएं उमड़ घुमड़ रही हैं उनके मन में, तो दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये तो ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन विपक्षी एकता की बात निकलकर सामने आ रही है कि विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक होना चाहिए, तभी जो है हरा सकेंगे। अब ये ऐसा मुद्दा है जो कम से कम मैं 1967 से देख रहा हूँ, तो इस पर जरा विस्तार से बात करता हूँ। क्यों मेरा मानना है कि ये मुद्दा जो है या ये कोशिश सिरे नहीं चढ़ने वाली। क्यों नहीं चढ़ने वाली, क्या वजह है, अतीत में क्यों ये ऐसी कोशिशें नाकाम हुई या कामयाब हुई, दोनों के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये बात ये हो रही है कि शरद पवार के नेतृत्व में विपक्ष की एकता हो। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की भी ये महत्वाकांक्षा है कि अब समय आ गया है कि उनको राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण करना चाहिए। उधर आप तेलंगाना की तरफ नज़र डालें तो केसीआर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, के चंद्रशेखर राव, उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि अब उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहिए और राज्य की राजनीति अपने बेटे के लिए छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पहले से मौजूद है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के अलावा एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। उसका दावा इस लिहाज से सबसे मजबूत बनता है। लेकिन राहुल गांधी को अपने नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए विपक्षी दल, गैर भाजपा जो विपक्षी दल हैं, वो तैयार नहीं है। उसमें और बहुत से कारण हैं, केवल इतना ही नहीं है। तो विपक्षी एकता की ये कोशिशें जो हैं अभी की नहीं, पुरानी जो शुरू हुई, वो उसका पहला सिद्धांत बना गैर कांग्रेसवाद की राजनीति। उसके नाम पर समाजवादी दल, जनसंघ उस समय का, भारतीय लोक दल, भारतीय क्रांति दल, अलग अलग नाम रहे अलग अलग समय पर चौधरी चरण सिंह की पार्टियों के, और कम्युनिस्ट पार्टियां, चारों कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो शामिल हुई इस तरह के गठबंधन में। और 67 के बाद 69 से 71 के बीच में समृद्ध सरकारों का दौर शुरू हुआ। और ये कोशिश इसलिए शुरू हुई कि 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो गई। तो विपक्षी दलों को लगा कि अगर हम सब लोग एक हो जाएं तो कांग्रेस को हराया जा सकता है। जो आज बातचीत हो रही है ना कि बीजेपी को और एनडीए को इतने % वोट मिले, 31 मिले, 40 मिले, बाकी 60, 62, 63 इतने % जो है खिलाफ है उनके, वो सब मिल जाएं तो आसानी से हरा सकते हैं, ये मैंडेट नहीं है। ये उस समय चर्चा भी चली। उसके बाद से ये इस तरह की चर्चाएं बंद हो गई। देखिए, 1952 से चुनाव हो रहे हैं भारत में। तब से अब तक जितने चुनाव हुए हैं, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, विधानसभाओं की अभी नहीं बात कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी बनी उसको 50% से ज़्यादा वोट मिले। और उसके अलावा कभी आज तक किसी पार्टी को, नेहरू जी से शुरू कर लीजिए और नरेंद्र मोदी तक आ जाइए, आपको किसी पार्टी को, कांग्रेस और भाजपा और इस बीच में जो भी पार्टियाँ आई, किसी को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले। सिर्फ एक अपवाद है, और वो अपवाद है 1977 की जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। सिर्फ एक बार मिला है। राजीव गांधी को जो 1984 में इतना बड़ा, मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, 406 या 412 सीटें जीत कर आए थे, तब भी उनको 50% के नीचे ही वोट मिला था। तो ये जो थ्योरी चलती है ना, ये जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ चलाई जाती है कि भाई उसको तो पूरा मैंडेट है नहीं, 50% भी वोट नहीं मिले तो बाकी सब मिल जाए तो उसको हरा सकते हैं। इसी सोच के चलते हुए 1971 में सारे गैर कांग्रेसी दल इकट्ठा हुए और बना ग्रैंड अलायंस। उस ग्रैंड अलायंस में विपक्ष के सब कद्दावर नेता थे, सब पार्टियां थी। और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया,
प्रिवी पर्स खत्म किया, उस सब के कारण वो अपनी पार्टी के अंदर भी लड़ रही थी। पार्टी में भी विभाजन हो गया था 1969 में। निजलिंगप्पा का ग्रुप निकल गया था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बनी, फिर कांग्रेस आई बनी। तो ये लग रहा था उस समय विपक्ष को कि इस समय कांग्रेस विभाजित हो चुकी है, कमज़ोर है संगठन के तौर पर, और हम अगर एक हो जाए तो बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। नतीजा जब निकला तो मालूम हुआ कि विपक्ष का सफाया हो गया, इंदिरा गांधी को 2/3 बहुमत मिला। तो ये जो अर्थमेटिक की खिचड़ी पकाई जाती है वो अक्सर कामयाब नहीं होती। ये अर्थमेटिक की चुनाव में खिचड़ी तब कामयाब होती है जब उसके साथ केमिस्ट्री भी मिले, तो वो मिलती नहीं। 1977 में जरूर जनता पार्टी इसलिए सक्सेसफुल हुई कि बाकी सब दलों का जो उसके घटक दल थे उसमें मर्जर हो गया, और एक विशेष परिस्थिति थी, जेपी का समर्थन था, दबाव था, जनता का दबाव था, इसलिए उसको मैं एक अपवाद के रूप में मानता हूँ। अब बात करें उसके बाद के घटनाक्रम की, तो 1988 में जब जनता दल बना, कांग्रेस अलग, भाजपा अलग और कम्युनिस्ट पार्टियां भी अलग थीं। बाकी जो दल थे जिनको सेंट्रिस्ट पार्टी आप कह सकते हैं, उन सब ने मिलकर एक दल बनाया जिसमें लोक दल के दोनों घटक थे, जनता पार्टी थी, उसके अलावा वीपी सिंह का जो है मोर्चा जो था वो था। इन सबको मिलाकर जनता दल का गठन हुआ अक्टूबर 1988 में। तो वो स्थिति ऐसी थी कि जब देश में एक राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस और 2 मल्टी स्टेट पार्टीज थी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल। ये दोनों मिले, इनके साथ कम्युनिस्ट मिले, वीपी सिंह की सरकार बनी। वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन था भाजपा और लेफ्ट फ्रंट का, इसलिए वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन चूंकि उन्होंने सत्ता में भागीदारी न भाजपा को शामिल किया न लेफ्ट फ्रंट को शामिल किया, वो ज़्यादा देर तक चलना नहीं था, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन थे, वो अलग बात थी, वो सरकार गिर गई। सरकार गिरी ये बड़ी बात नहीं, लेकिन वो 1977 दोहराया गया। हुआ ये कि जैसे जनता पार्टी टूट गई थी वैसे ही जनता दल टूट गया। तो अब देश में एक राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और एक मल्टी स्टेट पार्टी है कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता कई पार्टियों को है, कांग्रेस को तो है ही, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से देखें अगर आप, तो कांग्रेस आज एक मल्टी स्टेट पार्टी बनकर रह गई है। तो अब बात हो रही है एकता की, तो देखिए कोई भी विपक्षी एकता अगर इतना बिखराव है, क्षेत्रीय दलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तभी कामयाब हो सकती है जब उसके केंद्र में एक मल्टी स्टेट पार्टी हो। एक से ज़्यादा हो तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक मल्टी स्टेट पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। और जो एकता की बातें हो रही हैं उसमें कांग्रेस को थोड़ा अभी अलग करके चला जा रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि बाकी की एकता होगी तो कांग्रेस को मजबूरन इसमें शामिल होना पड़ेगा और उन लोगों की जो है नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए बाकी क्षेत्रीय दल तैयार नहीं है। अब आप देखिए, मैं अर्थमेटिक और केमिस्ट्री की बात कर रहा था। अर्थमेटिक से बात उतनी बनती नहीं जब तक केमिस्ट्री ना हो। केमिस्ट्री कैसे बनती है? जब एक सोच के लोग, साथ काम कर चुके लोग साथ आते हैं, और उनके साथ आने में जब ईगो अलग हो, जो कि लगभग असंभव बात है। आज भी देखिए जनता दल के जो घटक हैं, आज जो भी सक्रिय हैं, राजनीति में हैं, संसदीय राजनीति में हैं, उनको अगर आप उन पर नज़र डालें तो उसमें जनता दल यूनाइटेड है जिसकी 16 लोकसभा सीटें हैं, बीजू जनता दल है जिसके पास 12 लोकसभा की सीटें हैं, लोक जनशक्ति पार्टी है जिसकी 6 लोकसभा सीटें हैं, समाजवादी पार्टी है जिसके पास 5 लोकसभा की सीटें हैं, और कर्नाटक की जनता दल सेकुलर है, देवगौड़ा परिवार की पार्टी जो है उसके पास 1 लोकसभा की सीट है। तो कुल मिलाकर 40 लोकसभा सीटें होती हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ 52 सीटें हैं, मतलब 12 सीटें सिर्फ ज़्यादा हैं इस गठबंधन से। अब अगर इन 40 एमपी वाली पार्टियों का विलय हो जाए, एक मल्टी स्टेट पार्टी खड़ी हो जाती है। इनके साथ अब कुछ और पार्टियों को अगर आप जोड़ दें, उसमें तृणमूल कांग्रेस को जोड़ दें जिसके 22 एमपी हैं,
डीएमके को जोड़ दें जिसके 24 एमपी हैं, एनसीपी को जोड़ दें जिसमें 3 एमपी हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जोड़ दें जिसके 3 एमपी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1 एमपी। इन सबको मिला के लोकसभा की 98 सीटें होती हैं। आप समझिए 98 सीटों वाला मोर्चा या पार्टी, ये पार्टी तो नहीं बन सकती, पार्टी तो वही जनता दल के जो घटक हैं उनके बनने की बहुत रिमोट चांस है, मतलब बन सकता है। बाकी तो गठबंधन बन सकता है। अगर ये गठबंधन, ये मोर्चा बनता है तो इसी लोकसभा में 98 लोकसभा सीटें होती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि उसका प्रभाव क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा देश भर में, संसद के अंदर, संसद के बाहर। अब आप कहेंगे कि ये जो पार्टियां जोड़ी हैं, उसके अलावा भी बहुत सी पार्टियां हैं, उनको क्यों नहीं जोड़ा, इन्हीं को क्यों जोड़ा? तो इन पार्टियों को जोड़ने का एक ही आधार है, और वो बल्कि 2 आधार हैं। एक ये सबसे बड़ा कि इन पार्टियों का आपस में अपने स्टेट में कोई क्लैश नहीं है। आप डीएमके या आईडीएमके को जोड़ेंगे तो वहाँ झगड़ा होगा, आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जोड़ेंगे तो वहाँ स्टेट में झगड़ा होगा, टर्फ वार वहाँ उनकी चलती है, वहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। तो इसलिए उन ऐसी पार्टियों को अलग कर दिया गया है जिनका अपने राज्य में ही एक दूसरे से मुकाबला है। तो ये जो पार्टियां, मैंने जिन पार्टियों का नाम लिया, इनका आपस में किसी स्टेट में प्रतिस्पर्धा नहीं है, लड़ाई नहीं है। तो इसलिए इनके साथ आने की गुंजाइश ज़्यादा बनती है, क्योंकि वहाँ कहीं सत्ता का बंटवारा और इस झगड़े का ये मुद्दे नहीं आएंगे। लेकिन सवाल फिर है, बहुत बड़ा सवाल है, वो है नेता कौन होगा। शरद पवार भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब आप देखिए भारतीय संसदीय जनतंत्र की विडंबना कि जिस नेता की पार्टी के पास 545 सांसदों की संसद में 3 एमपी हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। दूसरा कौन है? ममता बनर्जी, जिनके पास 22 एमपी हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। लेकिन इस देश ने देखा है कि ऐसा होता भी। इंद्र कुमार गुजराल, जिनको कहा जाता था कि उनकी पार्टी का एक ही सदस्य था, वो अकेले अपने पार्टी के सदस्य थे, एक तरह से मजाक में कही जाती थी ये बात, और प्रधानमंत्री बन गए। राज्य में देखें तो आप मधु कोड़ा का उदाहरण देख लें, अकेले निर्दलीय विधायक थे और मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे चमत्कार भी हुए हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये असंभव है। लेकिन जो असंभव मुझे लगता है वो है इन नेताओं का अपनी ईगो छोड़कर साथ आना, और किसी को, उससे बड़ी बात, किसी को नेता स्वीकार करना। अब कौन किसको नेता स्वीकार करेगा, मुश्किल ये है। मुश्किल इसलिए है कि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो ये मिलकर कोई बड़ी पार्टी बना चुके होते हैं। इनका आपस में राज्यों में कोई क्लैश नहीं है। इनकी अलग अलग परिवार की पार्टियां हैं। ये सब जो है पार्टियां परिवार वाली पार्टियां हैं। लेकिन परिवार वाली पार्टियां भी मिलकर एक परिवार बनाने को तैयार नहीं है, एक राजनीतिक परिवार बन जाए उसके लिए तैयार नहीं है। तो भारतीय राजनीति की एक बड़ी समस्या ये है कि कोई रिटायर नहीं होना चाहता। अब आप देखिए अकेले घूम रहे हैं यशवंत सिन्हा, बीजेपी में रोज नेतृत्व को गाली देते रहे, पार्टी को गाली देते रहे। जिस पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया, राज्यसभा भेजा, लोकसभा भेजा, मंत्री बनाया, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, पार्टी का स्पोक्समैन बनाया, सब कुछ बनाया। उसके बाद उनके बेटे को टिकट दे दिया, मंत्री बना दिया, फिर भी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई। तो वो भी घूम रहे हैं। ऐसे लोगों पर आप नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि इस देश में कोई रिटायर नहीं होना चाहता, उसको जबरन रिटायर करना पड़ता है। और फिर जहां सत्ता की गंध भी आने लगे वहां इनको एक रखना, और सत्ता आ जाए उसके बाद एक रखना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा तो बन सकता है, मोर्चा बनाने की इच्छा तो हो सकती है। प्रशांत किशोर क्या कर सकते हैं? प्रशांत किशोर जो है आपको रास्ता बता सकते हैं, आपको रणनीति बता सकते हैं, आपको बता सकते हैं साथ आने के फायदे क्या हैं, ये सब बता सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अकेले नहीं, 1000 प्रशांत किशोर आ जाएं तब भी वो आपको एक साथ नहीं ला सकते। समस्या ये है। तो पहले इन नेताओं की ओर से अगर ये घोषणा हो कि हम में से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा,
हम नई पीढ़ी के किसी व्यक्ति को आगे करेंगे, ये हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा और इसको हम सब लोग नेता मानने को तैयार हैं। तब वहां से शुरुआत होगी, वहां से फिर एक विश्वसनीयता पैदा करने का सफर शुरू होगा। फिर आप जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि हमारा विश्वास कीजिए, हम लड़ेंगे नहीं आपस में, हम सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, हम प्रधानमंत्री पद के लिए, मंत्री पद के लिए आपस में लड़ेंगे नहीं। हमें मतभेद हो सकते हैं, हम लोग अलग अलग पार्टियों के हैं, कुछ एक पार्टी के हैं, लेकिन हम जो है व्यापक जनहित में, देश के हित में साथ आने को और अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ने को तैयार है। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? अभी तक तो इस देश ने ऐसा देखा नहीं है। जो साथ आए, जो ये वायदा करके आए, आप याद कीजिए 1977 में सबने अपनी पार्टियों का विलय कर दिया था जनता पार्टी में, लेकिन कितना, 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल में वो जो है दरारें नजर आने लगी और सब धीरे धीरे एक एक करके कुनबा बिखरता चला गया। वही स्थिति हुई जनता दल की। जनता दल भी इकट्ठा हुआ, लेकिन वो केमिस्ट्री नहीं बन पाई। अर्थमेटिक तो बन गई, केमिस्ट्री जो है वो बन नहीं पाई। उसकी वजह ये है कि वो जो जोड़ था वो इतना पक्का नहीं था कि टूट ना सके, वो टूट गया। तो जो पहले से टूटे हुए हैं उनको जोड़ने के लिए कोई एक फेविकोल ऐसा चाहिए, कोई एक ऐसा नेता चाहिए जिसकी विश्वसनीयता हो, जिसकी साख हो, जो ईमानदार हो, जिस पर लोग भरोसा कर सकें। तो ऐसा कौन सा नेता है, या किस नेता पर ये पार्टियां दांव लगाएंगी? और किसी भी विपक्षी एकता से अगर आप कांग्रेस को अलग करके चलेंगे तो वो कामयाब राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो सकती। तो क्षेत्रीय स्तर पर तो हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर यह बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस बाहर हो और कुछ पार्टियां मिलें और एक राष्ट्रीय विकल्प बन जाए। ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब तक विपक्षी दलों के नेताओं की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की जागृत है, जब तक उसका शमन नहीं होता, जब तक वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते, तब तक ये एकता पहले होना कठिन है। हो जाए तो किसी को नेता मानना कठिन है, किसी को नेता मान लिया जाए तो उसका चलना कठिन है। ये इतनी कठिनाइयों के बाद कोई सफलता मिल सकती है, इसमें मुझे तो बड़ा संदेह है। जब तक ये रुकावटें नहीं हटती तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का बिखराव बना रहेगा। एकता अंकगणित से या अर्थमेटिक से नहीं आएगी, एकता आएगी केमिस्ट्री से। क्या वो केमिस्ट्री इन विपक्षी दलों में बन सकती है? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। विपक्षी दल भी अभी तक इसका जवाब नहीं दे सके हैं। इसलिए हमको उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है कि शायद एक दिन ऐसा हो, शायद एक दिन मिले, एक राष्ट्रीय विकल्प बने, दूसरी एक राष्ट्रीय मजबूत पार्टी बने। वो भारतीय डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो तब तक इंतज़ार करते हैं। आज के अंक में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपसे एक बात फिर कह जाए कि इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, कल इतवार है तो इतवार का विशेष अंक होगा कल। तो कल के अंक में जो कहानी होगी वो ज़्यादा पुरानी नहीं, बिल्कुल ताज़ा कहानी होगी। और वो ये है कि अशोक गहलोत की सरकार को, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को कौन बचा रहा है? सोनिया गांधी? नहीं। राहुल गांधी? नहीं। फिर कौन बचा रहा है? कल बताऊंगा। तो ज़रूर देखिएगा, इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।